चलो जी बढ़ाते हैं अपने सफर को आगे। पिछले वीडियो से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और फोटोन पर बिना मास के ग्रेविटी कैसे लग रही है, ये दो सवाल ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलो सबसे पहले इन्हीं को ही निपटा देते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। देखो भाई लोगों, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो जो बहुत अच्छी बात है, पूछने भी चाहिए, पर आपको भी समझना होगा मैं सारे सवालों को देख तक नहीं पाता हूँ और पता नहीं कितने कीमती मोती मेरी नजरों से बचकर निकल जाते हैं। इसलिए जब आप कमेंट करते हो तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिले जिसका जवाब आपको पहले से ही पता हो तो अपने साथी की मदद कर दो ताकि मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाए। बस हो गया, इतना ही प्रवचन देना था मुझे। तो चलो अब दौड़ाते हैं गाड़ी को टॉप गियर में। सबसे पहले टपकाते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है स्पीड ऑफ लाइट और इस परपेंडिकुलर को हम स्पीड ऑफ रॉकेट मान रहे हैं और ये बेस है आपके रॉकेट की लेंथ। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे स्पीड ऑफ रॉकेट बढ़ती जाएगी यानी आपका परपेंडिकुलर की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी लेंथ यानी रॉकेट की लेंथ घटती जाएगी। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर चेंज नहीं होगी। जो चेंज आएगा वो आएगा रॉकेट की स्पीड में और रॉकेट की लेंथ में। अब इसे एक एनिमेशन की सहायता से देखो। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड ऑफ रॉकेट लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट की लंबाई धीरे धीरे घट रही है और लास्ट में जाके जब रॉकेट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो रॉकेट की लंबाई एक फोटोन के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा? लाइट की रफ्तार पर सिर्फ लाइट ही चल सकती है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी जान लिया। चलो अब सुलझाता हूँ आपकी दूसरी प्रॉब्लम को। ये है अपनी प्यारी धरती पर हमारा प्यारा घर। अब इस पर एक स्केल भी रख लेते हैं ताकि कमरे के फ्लोर से उसकी छत तक की लंबाई निकाली जा सके। अब लगाकर इसमें एक टॉर्च एक फोटोन को छोड़ देते हैं और ट्रेस करते हैं उसके रास्ते को, जो कि बिल्कुल मिलेगा आपको सीधा। लेकिन जैसे ही हम इस कमरे को स्पेस में लेके जाएंगे और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करेंगे, यानी जितनी ग्रेविटी धरती पर लग रही थी उतना ही एक्सेलरेशन देंगे, तो कमरे के अंदर के माहौल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब जैसे ही लाइट से फोटोन निकलेगा तो वो स्केल पे टकराएगा कुछ नीचे, जिसका कारण है एक्सेलरेशन की वजह से उस कमरे के फ्लोर का ऊपर खिसक जाना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो आपको रास्ता दिखाई देगा वो थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और क्योंकि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है तो क्यों ना मैं ये बोल दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की वजह से फोटोन ने कर्व पाथ को फॉलो किया। बस इतना सा ही था। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पार्ट 1 से लेके 4 तक एक बार दोबारा और देख लो। ये सारे कंफ्यूजन का कारण सिर्फ एक बात है, वो है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन के बराबर होना। लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से हम बारी बारी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि कमरे के एक्सेलरेशन की वजह से फोटोन नीचे आ गया तो वो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ग्रेविटी की वजह से फोटोन नीचे आ गया तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि फोटोन तो मासलेस है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है, यानी मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटी की वजह से फोटोन नीचे आ गया, और क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, यही है सारे रायते को फैलाने का असली कारण। दूसरी समस्या को भी हमने निपटा दिया। अब बात करते हैं पिछली वीडियो में जिक्र करे गए इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एक चीज सेम परिस्थितियों में अलग अलग तरह से व्यवहार नहीं कर सकती। अगर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम चीज है तो लाइट को धरती पर भी बेंड होना चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेस में बेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट से तो ये साबित हो गया था कि लाइट धरती और स्पेस में एक्सेलरेट होते हुए रूम के अंदर अलग अलग तरह से व्यवहार कर रही थी। तो अब हमें देना था इसका एक कारण, जो हमने दिया स्पेस को कर्व बताकर, और ये बोला कि लाइट हमेशा स्पेस के कर्व नेचर को फॉलो करती है, जो कि सही भी है। और ये कर्व नेचर आता है बॉडीज के मास की वजह से। जितना बड़ा मास होगा उतना ही स्पेस के अंदर उनके द्वारा कर्व बनाया जाएगा, यानी ग्रेविटी का रियल सोर्स स्पेस का कर्व नेचर होगा। चलो ये तो थी वो बातें जो कि किताबों में दी गई हैं। अब कुछ ऐसा बताता हूं जो किताबों में तो दिया है लेकिन समझ में नहीं आता। करते हैं अपनी कहानी को कंटिन्यू और जोड़ते हैं टाइम को स्पेस के कर्व नेचर के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस को कर्व बोल दिया, पर साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये बात थी गले में फंसी हुई हड्डी। फिजिसिस्ट किसी भी ऐसी थ्योरी पर यकीन नहीं करते जो किसी चीज की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी ना कर सके। तो अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए आइंस्टाइन को अब करनी थी एक भविष्यवाणी जिसे बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी टेस्ट कर सके, जिसके लिए उन्होंने पकड़ा मरकुरी की धुरी को, यानी इलिप्टिकल पाथ ऑफ मरकुरी अराउंड सन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास था। खास अभी दिखाता हूँ। खास हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह इलिप्टिकल रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाते हैं, मरक्यूरी भी लगाता है।
है, पर ये यही नहीं रुकता। इसकी हरकतें एक संस्कारी ग्रह की हरकतों की तरह नहीं है। इसे पता नहीं क्या सूझी और इसने बनाना शुरू कर दिया प्रिसिशन और बना डाला पेरिहिलियन ऑर्बिट। रुको देसी भाषा में बताता हूँ, यानी मरकरी इलिप्स में तो घूमेगा, पर वो इलिप्स भी सूरज का चक्कर लगाएगा। और सूरज की नजरों में ये नाचना गाना अच्छे संस्कारी ग्रहों यानी प्लैनेट्स का काम नहीं था। तो आइंस्टाइन ने सोचा चलो पता करते हैं मरकरी के संस्कारों को किसने बिगाड़ा। लेकिन आइंस्टाइन जैसे जीनियस के लिए भी इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व करना दांतों से लोहे के चने चबाने के बराबर था। और कई सालों की मेहनत के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन कर्व शेप की ज्योमेट्री को सुलझा नहीं पाए। तब उन्होंने अपने कॉलेज के एक दोस्त मैथमेटिशियन मार्शल ग्रॉसमैन को अपनी मदद के लिए बुलाया। ग्रॉसमैन ने हाल ही में रेनियन ज्योमेट्री के एक टॉपिक पर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी थी। रेमेनियन ज्योमेट्री होती है ज्योमेट्री ऑफ कर्व्ड स्पेस। अपने दोस्त ग्रॉसमैन की मदद से आइंस्टाइन ने स्पेस के कर्व नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन बना डाली और बाद में चलकर यही इक्वेशन आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार बनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने बड़े ही आसान शब्दों में बताया है। उन्होंने बोला स्पेस मैटर को बोलता है कि तुम्हें कैसे चलना है और मैटर स्पेस को बोलता है कि तुम्हें कैसे कर्व होना है। बस यही थी असली थ्योरी। परेशान मत होना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे कि मरकरी का क्या हुआ, तो अपने दोस्त की मदद से आइंस्टाइन ने मरकरी की इन अजीब हरकतों के लिए एक इक्वेशन बनाई जो बिल्कुल सही थी। जरा सोच कर देखिए, अपने समय में इस पूरी पृथ्वी पर आइंस्टाइन अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें ये पता था कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, वह कर्व क्यों होता है और समय क्या चीज है। ये सब बातें पता करने वाले वो अकेले और सबसे पहले इंसान थे। जरा सोचो, अगर आपको कुछ ऐसा पता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही जानते हो और जिस बात पर पूरी मानवता का भविष्य टिका है, तो भाई साहब भूल जाओ सुपरमैन, बैटमैन और हीमैन। असल दुनिया के सुपर हीरो अब आप ही हो। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर टाइम तो अभी भी नहीं जुड़ा स्पेस कर्व से। अरे चिंता क्यों करते हो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा काम ही है गड़े मुर्दे उखाड़ना। चलो इसे भी उखाड़ देता हूँ। आपको ये तो याद ही होगा कि मैंने बताया था लाइट की रफ्तार कभी नहीं बदलेगी। मतलब मैंने नहीं, माइकलसन मोरले ने बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की रफ्तार एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी नहीं बदलनी चाहिए, यानी लाइट की रफ्तार रेस्ट फ्रेम और एक्सेलरेटेड फ्रेम दोनों में सेम होनी चाहिए। और अगर थोड़ा डिटेल में कहूं तो लाइट की रफ्तार कर्व्ड स्पेस और एम्प्टी स्पेस दोनों में बराबर होनी चाहिए। और क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन कर्व्ड स्पेस में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो लाइट की स्पीड को सेम रखने के लिए हमें टाइम की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा तभी हो सकता है अगर समय बीतने की रफ्तार धीमी हो जाए, यानी टाइम स्लो हो जाए। इसका मतलब यह भी हुआ कि स्पेस में जितना बड़ा कर्व होगा, समय उतना ही धीमा बीतेगा। और ये सब कुछ सिर्फ एक लाइट की रफ्तार को हर समय फिक्स रखने के लिए ही किया गया था। अगर आप इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो आप पाओगे कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से स्पेस में कर्व आता है, उस कर्व की वजह से मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास ग्रेविटी आती है, उसी कर्व की वजह से लाइट बेंड होती है और उसी कर्व की वजह से समय धीरे बीतता है। यानी समय भी स्पेस कर्व से जुड़ा हुआ है। अगर स्पेस में कर्व नहीं होगा तो समय अपनी रफ्तार पर चलेगा और जितना ज्यादा कर्व होगा समय उतना ही धीरे बीतेगा। जुड़ गया ना समय स्पेस कर्व से। चलो एक और एग्जांपल देखो। एक एप्पल को धरती पर गिराते हैं, कुछ अजीब लगा? नहीं लगा होगा, अब लगेगा। धरती भी स्पेस में है, उसका भी मास है, तो वो भी स्पेस को कर्व करेगी, तो टाइम भी अपने हिसाब से चलेगा। अगर मैं एप्पल गिरने की घटना को फ्रेम बाय फ्रेम तोड़ दूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी ये एप्पल स्पेस टाइम में अपने पास्ट से फ्यूचर की तरफ मूव किया है। क्यों, मजा आया ना? ओ तेरी, तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? वी आर इनटू एंड गेम।